नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 नवंबर 2025 और हम शुरू करने वाले हैं देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर के 10 सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के चयनित युवाओं को पॉलीमेटेक कंपनी द्वारा प्रशिक्षण के लिए किन देशों के वैश्विक प्लांट में भेजा जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका और जापान, ऑप्शन बी एस्टोनिया, सिंगापुर और फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी ताइवान और चीन। सही जवाब है इसका एस्टोनिया, सिंगापुर और फ्रांस। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया क्या कहलाते हैं? बेनालक्स कंट्री कहलाते हैं। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। और इससे जुड़े कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो ये जो पॉलीमेटेक कंपनी है, चेन्नई आधारित सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ के साथ नवा रायपुर में सेक्टर 5 में अपना प्लांट बनाना चाहती है। और लक्ष्य क्या रखा है इसने 2030 तक? क्या है 2030 तक 10 बिलियन चिप्स का उत्पादन। कि कौन सा चिप? सिलिकॉन चिप्स का उत्पादन, लेस कुरकुरे नहीं जी, है ना। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होने वाली है? तो गैलियम नाइट्राइड। आजकल एक गान चार्जर आता है, आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा फ्लिपकार्ट अमेजन पे गान चार्जर करके। गान चार्जर इसी टेक्निक पर इसी क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी पर बना है, गैलियम नाइट्राइड की टेक्नोलॉजी पर बना है। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा इसका? तो उपयोग इसी प्रकार से 5G, 6G, 7G डेटा ट्रांसमिशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका जो है उपयोग किया जाएगा, है ना। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जान लेते हैं। तो कौशल विकास में जो है बढ़ावा मिलेगा, राज्य को रोजगार सृजन होगा, राज्य में रोजगार सृजन होगा। और निर्यात करने से क्या होगा? मुद्रा अर्जन होगी। किसकी मुद्रा अर्जन होगी? राज्य की मुद्रा अर्जन होगी। और ओवरऑल जीडीपी में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी रूस। तो सही जवाब है इसका दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? जोहान्सबर्ग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? या राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामापोसा। और जोहान्सबर्ग यहाँ की राजधानी है। आइए जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। इस बार का मेजबान देश तो आप लोगों ने देख ही लिया, दक्षिण अफ्रीका है। और आयोजन स्थल है जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी है। कब से कब तक आयोजित होगी? 22 से 23 नवंबर तक आयोजित होगी। विशेष क्या है इस बार में? इस बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं है ना। भारत का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए, है ना, कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो वहाँ के मंत्री जो हैं खुबुंजो खुबुंजो नत्सावेनी ने उनका स्वागत किया। कहाँ स्वागत किया? वाटरलूप एयरबेस में। कैसे स्वागत किया? गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया, है ना। अब पिछले कुछ सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो 2023 का सम्मेलन जो है भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? भारत में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में नई दिल्ली में हुआ था। 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2024 का सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, है ना। ब्राजील को क्या कहते हैं? ब्राजील में क्या है? ब्राजील में अमेजन है, अमेजन जंगल, है ना। और अमेजन को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। इतने सारे तथ्य हमने डाल दिया इस सवाल से रिलेटेड। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमार भरत, ऑप्शन बी सतीश चंद्र वर्मा, ऑप्शन सी प्रशांत मिश्रा, या ऑप्शन डी विवेक शर्मा। सही जवाब है इसका विवेक शर्मा जी को है एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया है। और प्रफुल्ल कुमार भरत को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसके पहले प्रफुल्ल कुमार भरत जी थे, क्या थे? एडवोकेट जनरल थे। कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। अब नियुक्ति तो देख ले, तो इससे जुड़े प्रावधान देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या रहेगी? तो संवैधानिक प्रावधान अर्थात किस अनुच्छेद के तहत इनका नियुक्ति किया गया है? तो अनुच्छेद 165 एक के तहत इनकी नियुक्ति किया गया है ना।
अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा जो कि सरकार को विधिक मामलों में सलाह देगा, सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, है ना। नियुक्ति कौन करता है इसकी? नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल अभी कौन है? रमेन डेका जी हैं। रमेन डेका जी ने इनका नियुक्ति किया। कार्यकाल क्या रहता है इनका? कार्यकाल इनका है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल जब तक चाहे ये पद पर बने रहते हैं और जब उनकी इच्छा नहीं होगी या जो भी कारण होंगे तो वो पद से बर्खास्त कर सकते हैं। योग्यता क्या है इनकी? ये हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। जो भी बनेंगे एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो है इनको योग्यता रखना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नए श्रम सुधारों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रावधान को शामिल किया गया है? कथन पहला है महिलाओं के काम करने के अधिकारों और सुरक्षा का विस्तार। कथन दूसरा कहता है न्यूनतम मजदूरी अर्थात मिनिमम वेजेस के लिए वैधानिक समर्थन। तीसरा कथन कहता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत, है ना। तीसरा कथन है। अब इसमें हमको सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए कहता है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कहता है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कहता है 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये तीनों कथन जो है सही हैं। ठीक है। आइए इससे जुड़े कुछ और तथ्य जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये आपके मेंस के लिए, सीजीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 4 नए श्रम संहिताओं के प्रमुख उद्देश्यों और प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो सकता है मेंस में, तो इससे रिलेटेड तथ्यों को आप तैयार रखिए ताकि आपके सीजीपीएससी मेंस में काम आ जाए। धीरे धीरे करके इकट्ठा करते रहिए, आपको में निबंध में भी काम आ सकता है, संबंधित प्रश्नों में काम आ सकता है। जितने सारे डेटा रहेंगे आप पढ़े रहेंगे तो आपको उतने ज़्यादा लिखने में मदद मिलेगी। तो इसके बारे में जान लेते हैं नए लेबर कोड के बारे में। नए लेबर कोड रिफॉर्म जो है 29 पुराने और खंडित श्रम कानूनों को समाप्त कर जो है 4 नए लेबर कोड लाने की लेबर कोड अर्थात श्रम कानून लाने की जो है बात की गई है। और कौन कौन से हैं? पहला है वेतन संहिता 2019, है ना। इसमें जो है वेतन और बोनस से जुड़े 4 कानूनों को एकीकृत किया गया है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, तीसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020। ये 4 जो है नए श्रम कानून आएंगे, लेबर कोड आएंगे। महत्व और प्रावधान, प्रमुख प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। तो इससे क्या है, सार्वभौमिक सुरक्षा मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, लैंगिक समानता होगी, लैंगिक समानता बढ़ेगी, न्यूनतम मजदूरी तय होगी, इससे न्यूनतम मजदूरी तय होगी, और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अर्थात आपको एक जब मन कहे आप कोई भी नियोक्ता जो है आपको निकाल नहीं सकता, है ना। ये जो कानून है, नया लेबर कोड जो आने वाला है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिक कल्याण के बीच का है, संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री ने इसे प्रगतिशील और स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा सुधार जो है बताया है ना। अब इसका आलोचना करते हुए कुछ ट्रेड यूनियन इसे नियोक्ता समर्थक बताते हैं, अर्थात जो भी कंपनी होगी वो अपने हिसाब से मनमानी कर सकती है, ऐसा कहना है कुछ ट्रेड यूनियंस का। अब भाई ट्रेड यूनियंस तो अपना पक्ष रखेंगे ही, लोकतांत्रिक देश में अधिकार सबको है। अगला सवाल है हाल ही में संपन्न हुई 74वीं
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है प्रवीणर सिंह, थाईलैंड। ऑप्शन बी फातिमा बॉश फर्नांडिस, मेक्सिको। ऑप्शन सी स्टेफनी एड्रियाना, वेनेजुएला। ऑप्शन डी अहितासा मनालू, फिलीपींस। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी फातिमा बॉश फर्नांडिस, जो कि मेक्सिको की है। इन्होंने जो है 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीता है। और मिस यूनिवर्स की जहाँ बात आई तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता भारत से मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। लास्ट 2021 में भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। लारा हरमिंदर कौर है ना, हरमिंदर कौर जी जीती थी। और छत्तीसगढ़ से इसका संबंध जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तथ्य जान लेते हैं। तो मिसेस यूनिवर्स 2025 कौन बनी थी? सुजैन खान बनी थी। सुजैन खान, जो कि कहाँ से हैं? रायपुर से हैं, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स ये वर्ल्ड है। मिस यूनिवर्स जो है इंडिया कौन बनी थी? अंजलि पवार बनी, फाइनलिस्ट रही थी, बनी नहीं थी, फाइनलिस्ट रही थी। और फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2019 कौन रही थी? शिवानी जाधव रही थी। कहाँ से थी? अगेन छत्तीसगढ़ से थी। और फेमिनस मिस इंडिया छत्तीसगढ़, फेमिनस फेमिनस बोल रहा था, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 कौन बनी थी? अदिति शर्मा। ये सारे चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ कब मिलेगा आपको? वीकली कंपाइल्ड होके मिलेगा, हर संडे को मिलेगा, जैसे पिछला मैं देता आ रहा हूँ, है ना। और कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर मिलेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने कोपरा जलाशय को रामसर स्थल घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। यह जलाशय किन दुर्लभ पक्षियों का बसेरा माना जाता है? ऑप्शन ए साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो। ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मोर। ऑप्शन सी किंगफिशर और मोर। या ऑप्शन डी रिवर टर्न, कॉमन पोचार्ड और इजिप्शियन वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध, है ना। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी रिवर टर्न, कॉमन पोचार्ड और इजिप्शियन वल्चर। आइए छत्तीसगढ़ के अन्य आर्द्र भूमि के बारे में जान लेते हैं। तो गिधवा पक्षी विहार, गिधवा पक्षी विहार कहाँ है? परसदा बेमेतरा पक्षी विहार, या गिधवा आर्द्र भूमि कह सकते हैं, परसदा में है, बेमेतरा में। दलपत सागर कहाँ है? जगदलपुर में है, जगदलपुर में है। और विवेकानंद सरोवर, विवेकानंद सरोवर, सरोवर कहाँ है? रायपुर में है। प्रमुख आर्द्र भूमि जलाशय हो गई ये 3, है ना। और इससे जुड़े और तथ्य जाने तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र अभियान जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये इसके तहत जो है वॉलंटियर जुड़ते हैं और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। हाल ही में जो है 200 वॉलंटियर जुड़े हैं। कहाँ से सबसे ज़्यादा जुड़े थे? तो ऊर्जाधानी कोरबा से जुड़े थे, ठीक है। और ये क्या वो कोपरा जलाशय कहाँ है? कोपरा जलाशय बिलासपुर में है। सातवां सवाल जान लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी असम। सही जवाब है इसका उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं ब्लैक टाइगर सफारी के बारे में। ये सफारी कहाँ पर है?
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ है? मयूरभंज में है। विशेषता क्या है इसकी? ये दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी है, अर्थात यहाँ पे ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। और इसको मंजूरी तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन पहले ही इसको मंजूरी मिल गई थी, किसके द्वारा? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना। इन दोनों ने इसको पहले ही मंजूरी दे दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब ब्लैक टाइगर की बात आती है तो ब्लैक पैंथर भी जान लेते हैं। ब्लैक पैंथर कहाँ पाया जाता है? ब्लैक पैंथर अपने छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर कहाँ पाया जाता है? अचानक मार टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। अचानक मार टाइगर रिजर्व में जो है ब्लैक पैंथर पाया जाता है ना। अब ये जान लेते हैं ये काला रंग क्यों होता है। तो काला रंग जो है मैनलिज्म के कारण होता है। मैनलिज्म नामक एक जेनेटिक म्यूटेशन में हो जाता है, जिसके कारण जो है इनका काला रंग रहता है, और इनको इसीलिए मेलेनेटिक टाइगर या मेलेनेटिक पैंथर कहते हैं। और इससे इनका जो है रंग काला हो जाता है, धारियाँ काली रहती हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के पारंपरिक हथियार दावों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मणिपुर। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक हथियार दावों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब दाव क्या होता है ये जान लेते हैं। ये जो है हाथ से गढ़ी जाने वाली धारदार ब्लेड है, किसके जैसा? तलवार के जैसा ये दिखता है ना, तलवार के जैसा। किसके द्वारा बनाया जाता है? जनजाति समूह के द्वारा बनाया जाता है। और जीआई टैग मिलने से क्या है कि इसको एक विशेष पहचान मिलेगी, इससे बाजार में ज़्यादा बिकेगा और जनजाति समाज के आर्थिक स्थिति में जो है सुधार होगा, है ना। जनजाति समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं भाई, जीआई टैग है क्या? जीआई टैग जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग का कानूनी आधार क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। और लागू कब हुआ था भाई? लागू 2003 में हुआ था। अब पहला जीआई टैग क्या था, किसको मिला था? पहला जीआई टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग दार्जिलिंग चाय को मिला था, है ना। दार्जिलिंग चाय जो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जीआई टैग किसको किसको मिला है भाई? छत्तीसगढ़ में 6 चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। तो पहला 2 कृषि और 4 क्राफ्ट बोल सकते हैं। 6 चीज़ों को मिला है। नगरी दुबराज चावल को 2023 में मिला था, इसे छत्तीसगढ़ का बासमती कहते हैं। जीरा फूल चावल को 2019 में मिला था। बस्टर ढोकरा को 2008 में मिला था। बस्टर वुडन क्राफ्ट को 2008 में मिला था। बस्तर आयरन का क्राफ्ट को भी 2008 में मिला था। और चांपा सिल्क एंड फैब्रिक्स कब मिला था? 2009 में मिला था, है ना। बस्तर ढोकरा कैसे बनाया जाता है? लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया जाता है। और जीरा फुल राइस एक सुगंधित चावल है ना। इसको जीआई टैग है, आप लोग याद रखिएगा। जीरा फुल चावल कहाँ से इसका क्या बोलते हैं ओरिजिन है? तो सरगुजा जिला से है। आइए चलते आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। हाल ही में खबरों में रहे काशी तमिल संगमम के नए चरण की मुख्य थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन ए चलो तमिल सीखें, ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी संस्कृति और साहित्य, या ऑप्शन डी काशी से रामेश्वरम तक। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए चलो तमिल सीखें, है ना। इसकी थीम है। और काशी तमिल संगमम के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नोडल मंत्रालय जो है
शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार ने 2022 में की थी। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य इसका है एनईपी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिल संस्कृति और भाषा का देश के अन्य हिस्सों से जुड़ाव, है ना। एनईपी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत और तमिल संस्कृति का देश के अन्य हिस्सों से जुड़ाव, और तमिल भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, तमिल भाषा, और इसको सांस्कृतिक भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संभव, जो माओवादियों के खात्मे के लिए चलाया गया, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित है ऑपरेशन संभव। और ये ऑपरेशन संभव जो है किसके द्वारा चलाया गया? आंध्र प्रदेश पुलिस के ग्रेहाउंड फोर्स द्वारा जो है, ग्रेहाउंड फोर्स द्वारा चलाया गया। कितने नक्सली मारे थे उस दिन? 16 नक्सली मारे गए, 16 नक्सली। कहाँ ऑपरेशन चलाया गया? ये ऑपरेशन जो है मारेदू मिली पहाड़ी में चलाया गया, जो कि आंध्र प्रदेश से 3 सीमा के राज्य यहाँ से लगते हैं। 3 सीमा के राज्य जो है यहाँ से लगते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। और इसमें सफलता क्या मिली? माड़वी हिड़मा जो है, इसमें माड़वी हिड़मा मारा गया। माड़वी हिड़मा कौन है? पीएलजीए, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, था, मतलब ये तो खत्म हो गया, माड़वी हिड़मा। और दक्षिण दंडाकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का भी ये सदस्य रह चुका है। मतलब माड़वी हिड़मा था, वर्तमान में सदस्य था, अभी ये मृत है। ये इसकी और इसकी पत्नी को मारा जा चुका है। और ये कहाँ से था? ये सुकमा जिले के पुअर्ती गांव से था, पुअर्ती गांव से था। किस बड़ी घटना को इसने अंजाम दिया था? तो इसने जो है एक बार 76 बीएसएफ के जवानों के जवानों की मृत्यु के पीछे इसी का हाथ था, शहादत के पीछे। और माड़वी हिड़मा ही मुख्य आरोपी था वो झीरम घाटी कांड में। झीरम घाटी जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो है मारे गए थे, उसके पीछे भी इसका ही हाथ था। तो इसलिए मोस्ट वांटेड नक्सली था। इसके लिए जहाँ तक मुझे याद है 50 लाख का इनाम था, 50 लाख का इनाम था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जिसमें नेशनल और छत्तीसगढ़ से जुड़े सवाल होंगे। और नेशनल सवाल से भी यदि छत्तीसगढ़ का लिंक किया जा सकता है तो उन तथ्यों को आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ सवालों पर यदि मेंस के क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी मैं जो है आंसर राइटिंग में बताऊंगा। और ये सभी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेगी। कहाँ मिलेंगी? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।